दो तरीके से, दो ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लिए। एक है डॉट ऑपरेशन और दूसरा है क्रॉस ऑपरेशन। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में अंतर यह है कि डॉट प्रोडक्ट का जो फाइनल आउटकम आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसी के वजह से डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो फाइनल आउटकम होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो लास्ट टाइम पे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी में शुरू करते हैं हम लोग। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, और डेफिनेशन लिखी हुई है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी written as A cross B is a vector quantity whose magnitude is the area of parallelogram formed by vector A and vector B as shown in the figure number 1.7 and is in the direction of advance of the right-handed screw as A is turned into B। तो ये है फिगर नंबर 1.7। यहाँ पर दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए जो है वो हॉरिजॉन्टल वेक्टर है और वेक्टर बी उससे कुछ एंगल बनाता हुआ वेक्टर है। इन दोनों ही वेक्टर का हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दो वेक्टर से मिलके एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, मैग्नीट्यूड कितना है एरिया का वो निकालना है, और उसके डायरेक्शन क्या है ये निकालना है। इस पैरेललोग्राम के एरिया को निकालने के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1.21, और इसमें लिखा हुआ है A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा AB AN। तो यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया था कि जो EMFT के अंदर अगर आपको प्रिंटिंग में कुछ लेटर बोल्ड फॉन्ट में प्रिंट दिख रहा है और कुछ लेटर नॉर्मल फॉन्ट में है, तो इसका मतलब है कि कुछ इसका सिग्निफिकेंस है। बोल्ड लेटर जनरली वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, और जो नॉर्मल फॉन्ट है वो स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1.21 में ये A और ये वाला B और ये वाला स्मॉल a, ये तीन क्वांटिटीज जो है वो बोल्ड फॉन्ट में है। इसका मतलब है दीज आर वेक्टर्स। देखिएगा वेयर an इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। तो बोल रहा है an जो है यूनिट वेक्टर है। किसका यूनिट वेक्टर है? उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है जिस प्लेन में a और वेक्टर b मौजूद है। तो an जो है वो एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, जो कि परपेंडिकुलर इसके है प्लेन ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर A क्रॉस B हमने आपको बताया था, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है AB साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो स्मॉल an है ये है इसकी डायरेक्शन। तो ध्यान रखिएगा, जिन प्लेन में वेक्टर A और वेक्टर B लाई कर रहे हैं उसके 90 डिग्री पर जो है वो हमको मिलेगा उसका डायरेक्शन। ठीक है। तो अब यहाँ पर an को निकालने का क्या तरीका है ये बता रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ an इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ राइट थंब व्हेन द फिंगर ऑफ द राइट हैंड रोटेट फ्रॉम A to B as shown in figure number 1.8a। फिगर नंबर 1.8a देखिएगा, ये दिख रहा है फिगर नंबर 1.8a, और इस फिगर में आपको डायरेक्शन निकालने का तरीका बताया जा रहा है किस तरीके से ये डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाली जाएगी। तो एक वेक्टर A है, वेक्टर B है, A क्रॉस B का हमें निकालना है डायरेक्शन। तो आप क्या करेंगे कि A से B की तरफ अपना राइट हैंड जो है उनकी फिंगर्स को A से B की तरफ रोटेट करेंगे। जो थंब की डायरेक्शन है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो यहाँ पर राइट हैंड का जो थंब है
वो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, वो बता रहा है an वैल्यू, an की डायरेक्ट a क्रॉस b की डायरेक्शन यानी an बता रहा है किस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग एक और रूल से, और उसका नाम है राइट स्क्रू रूल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, और इसको दिखाया गया है फिगर नंबर 1.8b में। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फिगर नंबर 1.8b है। यहाँ पर एक स्क्रू है और इस स्क्रू को अगर हम रोटेट करेंगे इस तरीके से कि रोटेशन ए से बी की तरफ हो रहा हो, तो स्क्रू जिस तरफ मूव करेगा, जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं रोटेट करेंगे स्क्रू को, तो ये स्क्रू ऊपर की तरफ जो है शिफ्ट होगा, और ये जो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है स्क्रू का, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो दो तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक हो गया राइट हैंड रूल और दूसरा हो गया राइट हैंड स्क्रू रूल। अब देखिएगा इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने का एक तरीका तो ये हो गया कि अगर हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल मालूम है तो हम ए बी साइन थीटा कर देंगे, रिजल्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया था जैसे डॉट प्रोडक्ट के अंदर कि डॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक फॉर्मूला वो था जिसमें एंगल आ रहा था, और दूसरा फॉर्मूला जिसमें एंगल नहीं आ रहा था, कंपोनेंट की वैल्यू के फॉर्म में वो फॉर्मूला था। यहाँ पर भी आपके पास दो फॉर्मूले स्क्रीन में दिख रहे हैं, एक है इक्वेशन नंबर 1.21 और दूसरा है इक्वेशन नंबर 1.22। तो इक्वेशन नंबर 1.21 में एंगल है और इक्वेशन नंबर 1.22 में कंपोनेंट की वैल्यू है। तो अगर कोई भी वेक्टर को कंपोनेंट के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, उसको डिफाइन किया गया है, और उन दो वेक्टर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 1.22a आपको दिख रही है, इसका यूज करेंगे। इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म। क्रॉस प्रोडक्ट का ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, और हमें ध्यान ये रखना है कि a क्रॉस b की जो वैल्यू आएगी वो वेक्टर में आएगी, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। अब इस डिटरमिनेंट फॉर्म को सॉल्व कैसे करेंगे? तो डिटरमिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने का आपको तरीका आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंतर्गत, कि यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स है, और जब हम ax की वैल्यू क्या होगी, ax यानी यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन में, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम ax से जाती हुई जो कॉलम है और ax से जाता हुआ जो रो है, इसको हम लोग हाइड कर लेंगे, छिपा लेंगे, और जो बच रहा होगा उसको क्रॉस प्रोडक्ट लेके यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ax ब्रैकेट ay dz माइनस az dy, क्योंकि यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है। इसी तरीके से जब हम ay लिखेंगे तो ay से जाता हुआ जो कॉलम है और ay से जाता हुआ जो रो है, इसको हम हाइड करेंगे, और जो बच रहा है वो है ax dz और az dx। तो यहाँ पर ay के लिए आपको ध्यान रखना है कि हम लोग ऑर्डर उल्टा फॉलो करेंगे। हम ax dz को बाद में लिखेंगे माइनस के बाद में, और az dx को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ay ब्रैकेट के अंदर az dx माइनस ax dz। इसी तरीके से अगर आपको az के साथ में क्या वैल्यू आएगी इसको लिखना है, तो फिर हम यहाँ पर az से जाता हुआ रो और az से जाता हुआ कॉलम को हाइड करेंगे, और यहाँ पर हम वही ऑर्डर फॉलो करेंगे, ax dy माइनस dx ay। तो ये स्क्रीन में आपकी इक्वेशन नंबर 1.22b हमको मिल जाएगी। तो अब ध्यान हमें यहाँ पर ये रखना है कि मान लीजिए कि अगर आपको ये करने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको याद कर सकते हैं, और याद करने के लिए एक तरीका है, वो तरीका ये है कि आपको किसी भी तरीके से ऑर्डर को छोड़ना नहीं है। तो अगर पहला वाला यहाँ पर हम ax की बात करेंगे तो उसमें a का y, b का z माइनस a का z, b का y। तो अगर हम इस वाले x को पहले लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x y z, तो यहाँ पर y z आ रहा है तो माइनस करके z y लिख देना है। इसी तरीके से ये जो a y है, अगर हम इसको ब्रैकेट के पहले लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डर, अगर आप x y z ऐसे 2-3 बार बिल्कुल लाइन में लिख लीजिए, तो x y z x, तो y से शुरू करेंगे तो आपको मिलेगा y z x। तो यहाँ पर अगर आपने पहले ay लिया है तो zx पहले लिखेंगे माइनस xz करके लिखेंगे।
तो a के साथ z होगा, b के साथ x होगा, माइनस a के साथ x, b के साथ z। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर z पहले लिख देंगे तो x y आ जाएगा, x y। तो किसी भी तरीके से आपको ऑर्डर फॉलो कर देना है। तो ये एक आसान तरीका है इस क्वेश्चन नंबर 1.22b को याद करने का। तो ध्यान रखिएगा, आपको x y z का जो ऑर्डर है वो नहीं छोड़ना है और ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, उनको हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहली प्रॉपर्टी है, एक लिखा हुआ है इट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, इट इज नॉट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट अ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब हमने आपको बताया था, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर आप वेक्टर की पोजीशन चेंज कर रहे हैं ऑपरेटर के अराउंड, ऑपरेटर है यहाँ पर क्रॉस और उसके आजू बाजू में दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, इनकी पोजीशन को आप चेंज कर रहे हैं, ए की जगह बी लिख दीजिए, बी की जगह ए लिख दीजिए, तो हमें जो आउटकम है वही मिलना चाहिए जो प्रीवियस पोजीशन के साथ मिल रहा था। तो अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि कम्यूटेटिव है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं होगा, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। तो आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है। तो मान लीजिए कि ये स्क्रीन पे जो आपके डायग्राम दिख रहा है फिगर नंबर 1.8, इसका ए पार्ट अगर आप देखिए, मान लीजिए आपको जो डायग्राम दिख रहा है वो है ए क्रॉस बी का, कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो है वो आएगा अपवर्ड, नॉर्मली अपवर्ड। अब मान लीजिए आपको निकालना है बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए मैग्नीट्यूड तो वही मिलेगा क्योंकि दोनों क्वांटिटीज वही है, दोनों के बीच में अगर एंगल हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, एंगल वही रखते हैं जो पहले ले रहे थे, तो इसका मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। लेकिन ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो बी क्रॉस ए की नहीं होगी। बी क्रॉस ए की डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगी, अगर हम राइट हैंड को बी से ए की तरफ रोटेट, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को बी से ए की तरफ रोटेट करेंगे तो जो थंब की डायरेक्शन है वो आएगी नॉर्मली डाउनवर्ड, और जब आएगी नॉर्मली डाउनवर्ड तो फिर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन हो जाएगी प्लेन के नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के एकदम अपोजिट है। तो यहाँ पर हमें मालूम है कोई भी दो वेक्टर सेम कब होते हैं, कोई भी दो वेक्टर सेम तब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही सेम होता है। दो वेक्टर, अगर हम बोलें कि दो वेक्टर दिए हुए हैं और वो दोनों वेक्टर सेम हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा। अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा दो वेक्टर का तो इसका मतलब है दोनों वेक्टर अलग अलग हैं। अगर डायरेक्शन अलग अलग होगी, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तब भी वेक्टर जो है वो अलग अलग कहलाएंगे। तो दो वेक्टर को इक्वल होने का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे बोथ आर इक्वल। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया, अगर हम एंगल के टर्म में बात करें तो ए बी साइन थीटा। बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड कितना आया, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आया, वो आया नॉर्मली अपवर्ड, जबकि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर आया, वो आया नॉर्मली डाउनवर्ड। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो दोनों की रिवर्स है, और रिवर्स होने की वजह से मतलब अलग अलग है, अलग अलग होने की वजह से हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए एंड दिस इज कम्यूटेटिव, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। यहाँ बोल सकते हैं एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसके डायरेक्शन एग्जैक्टली रिवर्स है, 180 डिग्री का फेस है वहां पर, इसलिए इसको हम एंटी कम्यूटेटिव भी बोल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1.23 ए जो है वो आपको बता रही है कि ए क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, और इक्वेशन नंबर 1.23 आपको ये बता रहा है, 1.23 बी आपको ये बता रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव मतलब दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के रिवर्स हो, ऐसा।
दूसरी प्रॉपर्टी है इट इज नॉट एसोसिएटिव। ए क्रॉस ब्रैकेट के अंदर बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, सॉरी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमने आपको बताया था, जैसे एडिशन है 2 + 3 + 4 कर दीजिए, चाहे 2 + 3 + 4 कर दीजिए, तो दोनों ही सेम होगा। हम बोल सकते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव। तो यहाँ पर लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के केस में आपको ध्यान रखना है दिस इज नॉट एसोसिएटिव, और नॉट एसोसिएटिव वाला केस जो है आपको डॉट प्रोडक्ट में भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन, वेक्टर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है? तो यहाँ पर ए क्रॉस ब्रैकेट के अंदर बी + सी, इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी + ए क्रॉस सी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एडिशन ए क्रॉस बी + ए क्रॉस सी, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट के केस में भी डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो होता है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है ए क्रॉस 0, सॉरी ए क्रॉस ए = 0। वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ, वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ इट इज ऑलवेज 0। तो आप बोलेंगे ये 0 कैसे आएगा? तो फॉर्मूला है आपके पास ए बी sin थीटा। दो वेक्टर अगर सेम है तो हमने आपको बताया कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन दोनों की सेम होने का क्या मतलब है कि दोनों के बीच में जो एंगल है, दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 होगा, क्योंकि दोनों सेम होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे, तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। थीटा अगर 0 हो जाएगा तो sin 0 0 हो जाएगा। तो ए बी sin थीटा में अगर एक भी वैल्यू 0 हो गई तो पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो sin थीटा 0 है, इसकी वजह से ए बी sin थीटा 0 हो जाएगा, यानी ए क्रॉस ए जो है वो 0 है। तो आपको ये प्रॉपर्टी इस तरीके से याद रखनी है कि अगर आपको ये प्रूफ करने को पूछा जाए कि दो वेक्टर दिए हुए हैं, प्रूफ करिए कि ये दोनों पैरेलल हैं, प्रूफ करिए कि गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आप क्या करेंगे, दोनों वेक्टर का क्रॉस निकालेंगे, और अगर दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो आप बोलेंगे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, which is actually the very important condition to find out whether the given vectors are parallel to each other or not. अब देखिएगा, इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपकी स्क्रीन पर कुछ और रिलेशंस दिख रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1.27 में पहला है ax क्रॉस ay। तो ax क्रॉस ay को समझने से पहले अगर हम चाहते हैं हम निकालें ax क्रॉस ax, तो ax क्रॉस ax इस वेक्टर, इस आइडेंटिटी के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से हम बोलेंगे 0। इसी तरीके से ay क्रॉस ay, इसको भी हम लोग बोलेंगे 0। आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज ऑलवेज 0। इसी तरीके से हम बोलेंगे az क्रॉस az, इट इज आल्सो 0। तो वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस जो है इट इज ऑलवेज 0। ठीक है, अब आते हैं कि अगर यहाँ पर ax है और ay है, अलग अलग है तो क्या होगा? तो आपको याद ये रखना है कि ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर x y है तो आगे z आएगा, अगर यहाँ पर हम y z करेंगे तो y z x आएगा, अगर हम z x करेंगे तो y आएगा। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि अगर हम यहाँ पर इसको रिवर्स कर दें, y पहले लिखते हैं x बाद में लिख दें, तो ध्यान रखिएगा फिर ये -az आएगा, -az, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है a क्रॉस b = b क्रॉस माइनस ऑफ b क्रॉस a। तो a क्रॉस b की वैल्यू कितनी होगी? जो b क्रॉस a की वैल्यू आएगी उसमें माइनस लगा देंगे तो मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर ax क्रॉस ay की वैल्यू को az लिख रहे हैं तो फिर आपको ay क्रॉस ax की वैल्यू को -az लिखना होगा। इसी तरीके से अगर आप लिखना है ay क्रॉस az = ax, तो az क्रॉस ay को आपको -ax लिखना होगा।
और इसी तरीके से ये लास्ट इक्वेशन है az क्रॉस ax विच इज इक्वल टू ay। तो अगर आपको लिखना है ax क्रॉस az इट इज ऑल्सो माइनस ऑफ ay। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं क्रॉस प्रोडक्ट की जो हमें याद रखनी है, जो हम लोग यूज करेंगे फर्दर। तो ये देखिए, ये जो प्रॉपर्टी आपको हमने बताई क्रॉस प्रोडक्ट वाली, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, उसको यहाँ पर फिगर नंबर 1.9 में समझाया गया है। और आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप तीनों ही यूनिट वेक्टर को लिख लेंगे ax, ay, az। और यहाँ पर एरो बनाया गया है। अगर हम इस ऑर्डर में चलेंगे तो ax क्रॉस ay में वैल्यू मिलेगी az, ay और az के क्रॉस में ax मिलेगा, और az और ay ax के क्रॉस में ay मिलेगा। तो आप यहाँ पर चल रहे हैं क्लॉकवाइज, और अगर आप चल रहे हैं क्लॉकवाइज तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए जरा, एंटी क्लॉकवाइज चलने पर जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पर जो एरो की डायरेक्शन है डायग्राम में दिख रही है, ये एरो की डायरेक्शन रिवर्स है। फिगर ए में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और फिगर बी में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होगा। तो यहाँ पर ये बता रहा है आपको, ये टेल है, ये हेड है एरो का। तो ay क्रॉस ax इक्वल टू माइनस az। जैसे कि यहाँ पर आपको बता रहा था, ये टेल के पास लिखा हुआ है ax, तो ax क्रॉस ay इज इक्वल टू az। तो टेल वाली जो वैल्यू है पहले लिखेंगे और क्रॉस के बाद लिखेंगे जो हेड पे वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पर टेल पे है ay, यहाँ पर है हेड पे az, तो हम इसको बोलेंगे ay क्रॉस az इज इक्वल टू ax। इसी तरीके से यहाँ पर टेल में az है और हेड पे ax है, इसको हम बोलेंगे az क्रॉस ax इक्वल टू ay। तो यहाँ पर उसका रिवर्स हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर टेल पर ax लिखेंगे और हेड पर az, तो ax क्रॉस az की वैल्यू आ जाएगी माइनस ay एंड सो। तो ये एक ज्यादा इजी तरीका है, इस फिगर को समझ लेने से हमें ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और 7-8-10 न्यूमेरिकल लगाने के बाद ये फिगर की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो याद हो जाएंगे। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है। It should be noted that in obtaining a and b have used the right hand or right hand screw rule because we want to be consistent with our coordinate system, which is right-handed। right-handed का मतलब ऑर्थोगोनल सिस्टम है, right-handed है, XYZ डायरेक्शन में है। A right-handed coordinate system is one in which the right hand rule is satisfied, that is ax cross ay is equal to az is obeyed। In a left-handed system we follow the left hand or left-handed screw rule, यानी ax cross ay is equal to minus az is satisfied। Throughout this book we shall stick to right-hand coordinate system। याद रखिएगा कि right-handed coordinate system हम लोग यूज करते हैं, x cross y is equal to z। Just as multiplication of two vectors gives a scalar or vector result, multiplication of three vectors ABC gives a scalar or vector result also, depending on how the vectors are multiplied। ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में देखिए, ये बोल रहा है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट में भी आपको हमने बताया, ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है कि 3 क्वांटिटीज यूज करके हम लोग प्रोडक्ट को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि ऊपर हम लोग डॉट यूज कर रहे थे, क्रॉस यूज कर रहे थे, तो उसमें सिर्फ 2 क्वांटिटी थी जिनके बीच में हमें प्रोडक्ट करना था। तो यहाँ पर 3 क्वांटिटीज होंगी जिनके साथ हमें प्रोडक्ट को परफॉर्म करना है। तो पहला है उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं, a डॉट b क्रॉस c, या फिर b डॉट c क्रॉस a, या फिर c डॉट a क्रॉस b। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर डॉट बाद में ऑपरेट हो रहा है, पहले क्रॉस ऑपरेट हो रहा है। पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट में जो वैल्यू मिलेगी उसके साथ हम इसको डॉट करेंगे, a को डॉट करेंगे। तो यानी फाइनली डॉट प्रोडक्ट करके हमें आंसर मिलेगा। फाइनल अगर आंसर डॉट प्रोडक्ट के बाद मिल रहा है, इसका मतलब फाइनल आंसर जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है। अगर स्केलर क्वांटिटी होगी फाइनली मिलेगी हमको, तो हम उस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर
हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो A डॉट B क्रॉस C विच इज इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A विच इज इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B। तो किस तरीके से हम लोग इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है A डॉट B क्रॉस C का, और इसको हम लोग यहाँ पर किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर आपको वेक्टर्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वेक्टर A जो है वो ax, ay, az है, वेक्टर B bx, by, bz है, वेक्टर C cx, cy, cz है। तो अगर ये यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए हुए हैं कार्टेशियन में, कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो फिर हम A डॉट B क्रॉस C को ये लिख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1.9। तो ये आ जाएगा, पहले लिखा हुआ है यहाँ पर A, तो सबसे ऊपर वाली रो पे लिखेंगे A के कंपोनेंट, फिर मिल रहा है B, तो फिर बीच वाली रो पे लिखेंगे B के कंपोनेंट, और फिर है C, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे सबसे आखिरी में C के कंपोनेंट, और इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने का तरीका आपको हमने ऊपर बताया। Ax के साथ क्या वैल्यू आएगी, तो हम Ax का जो कॉलम है और Ax की रो को हाइड करके जो बच रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, by cz माइनस bz cy। y वाले केस के में हम लोग ये ऑर्डर bx cz ना लिख के हम लोग लिखेंगे bz cx माइनस bx cz, और az वाले केस में लिखेंगे bx cy माइनस cx या by cx। तो इस तरीके से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ध्यान में ये रखना है, ट्रिपल प्रोडक्ट हम इसको क्यों बोल रहे हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट मिल रहा है, बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि तीन वेक्टर के का प्रोडक्ट निकालना है हमको। और स्केलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो फाइनल वैल्यू है वो स्केलर है, इसलिए इसको स्केलर बोल रहे हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो कि है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी आप समझ ही गए हैं ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर, तीन वेक्टर का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, इसलिए ट्रिपल प्रोडक्ट है। और वेक्टर क्यों है इसका नाम, क्योंकि जो फाइनल आउटकम है वो वेक्टर मिलेगा, इसलिए इसका नाम है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इन एग्जांपल नंबर 1.30। तो A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू B इन ब्रैकेट A डॉट C माइनस C इन ब्रैकेट A डॉट B। तो देखिए A डॉट C करेंगे तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, उस स्केलर का वेक्टर B के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसी तरीके से A डॉट B करेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, और उस स्केलर क्वांटिटी का C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से घटाएंगे तो जो डिफरेंस मिलेगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। इसलिए ये जो प्रोडक्ट है A क्रॉस B क्रॉस C, ये ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। अब ध्यान आपको ये रखना है कि A क्रॉस B क्रॉस C इज नॉट इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C, जो कि इन लोगों ने ऊपर की जो प्रॉपर्टीज दी हुई थी इसमें वो नॉट एसोसिएटिव। तो A क्रॉस B क्रॉस C का फॉर्मूला जो लिखेंगे वो अलग होगा, A क्रॉस B क्रॉस C का फॉर्मूला लिखेंगे वो अलग होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने लिखा है A क्रॉस B क्रॉस C का फॉर्मूला। ठीक, तो यहाँ पर समझाया है कि क्यों है ऐसा। A डॉट B इंटू C नॉट इक्वल टू A ब्रैकेट B डॉट C, तो वही जो हमने आपको बताया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर।
किसी भी वेक्टर का हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं, किसी भी वेक्टर का। तो कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, क्या वैल्यू होगी उसकी? तो पहले वो देखते हैं कि डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज इट्स यूज इन डिटरमाइनिंग द प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। तो डॉट प्रोडक्ट का या स्केलर प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन है वो है ये, स्केलर प्रोडक्ट को यूज करके, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करके किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं या कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन। द प्रोजेक्शन कैन बी स्केलर और वेक्टर। अब देखिए स्केलर या वेक्टर ये कुछ भी हो सकता है। गिवन अ वेक्टर, इफ we define the scalar component AB of vector A along vector B as A cos theta AB। ये नोटेशन जो आपको यूज दिख रहा है स्क्रीन पर, कैपिटल A सबस्क्रिप्ट में B, इसको क्या बोल रहे हैं देखिए यहाँ पर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B। तो ये है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B, और जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, और कोसाइन के साथ जिसके अलोंग निकालना है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है वो एंगल आएगा कोसाइन के साथ। तो A इंटू कॉस थीटा AB, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग वेक्टर B। अगर आपको निकालना है मान लीजिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B अलोंग वेक्टर A, तो यहाँ पर आप लिखेंगे B इंटू कॉस थीटा AB। तो हमने आपको बताया जिसका कंपोनेंट निकालना है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। अगर यहाँ पर आपको वेक्टर A का कंपोनेंट निकालना है तो ये A का मैग्नीट्यूड आएगा, और अगर आपको यहाँ पर वेक्टर B का कंपोनेंट निकालना है तो B का मैग्नीट्यूड आएगा कोसाइन के साथ A और B के बीच का एंगल। तो या तो हम ये लिखें और या तो हम ये लिखें, बात वही है। कैसे वही है? अब देखिए यहाँ पर दो पैरेलल लाइन खींची गई है जिनको हम लोग बोलते हैं मॉड, और उस मॉड के अंदर में A लिखा है, लेकिन उसका जो फॉन्ट है वो देखिए वो बोल्ड है। फॉन्ट बोल्ड होने का मतलब है कि वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर देखिए जो A था ये नॉर्मल फॉन्ट में था, यानी स्केलर क्वांटिटी लिखी हुई थी। तो अब ये दो पैरेलल लाइन आपको क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि इसके अंदर लिखी हुई जो वैल्यू है उसके मैग्नीट्यूड की को लेना है, उसका मैग्नीट्यूड खाली लेना है आपको। तो वेक्टर A लिखा है उसके अंदर, तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, तो आप चाहे तो आप इसको वेक्टर A के मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखिए, दो पैरेलल लाइन के अंदर वेक्टर लिख दीजिए, या फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल के सीधे लिख दीजिए, बात वही है। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर लिया हुआ है, यूनिट वेक्टर अलोंग B डायरेक्शन, वेक्टर B। ये है यूनिट वेक्टर और ये है उस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन वेक्टर B के अलोंग है, और ये भी रखा हुआ है दो पैरेलल लाइन के बीच में। पैरेलल लाइन को हम बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड। तो आपको यहाँ पर बेसिकली क्या लेना है? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, और हमें मालूम है कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा 1, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं A, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1, और ये है cos थीटा AB, यानी A इंटू 1 इंटू कॉस थीटा AB, जो कि यही होगा। इसका मतलब है A cos थीटा AB लिखिए, चाहे मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग B डायरेक्शन इंटू cos थीटा AB लिखिए, बात वही है। ये दोनों वैल्यू हैं क्या? ये दोनों वैल्यू हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग B डायरेक्शन। तो एक और तरीका है इसी कंपोनेंट की वैल्यू को लिखने का, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1.33 में, और इसमें देखिए कैसे लिखा हुआ है हमने, वेक्टर A डॉट यूनिट वेक्टर अलोंग B। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर वेक्टर आएगा वो जिसका कंपोनेंट निकालना है, और डायरेक्शन आएगी उसकी जिस डायरेक्शन में निकालना है। तो यहाँ पर B की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है,
तो बी की डायरेक्शन लिखेंगे, जिसका कंपोनेंट निकालना है वो है ए, तो यहाँ पर वेक्टर ए लिखेंगे, और दोनों ही वेक्टर हैं, इनके बीच में अगर हम डॉट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग बी डायरेक्शन। तो कुल मिला के अगर देखें तो यहाँ पर तीन तरीके से हम कंपोनेंट की वैल्यू को लिख सकते हैं। एक ये तरीका है जहाँ पर हमने वेक्टर के मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन को यूज करके और एंगल को यूज करके बनाया। दूसरा तरीका है यहाँ पर एंगल तो है लेकिन मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका अलग है, हमने यहाँ पर एक एडिशनल यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिखा है। और तीसरा तरीका ये है कि हमने वेक्टर और यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में कंपोनेंट की वैल्यू को डिफाइन किया है। तो ये तीन तरीके से हम कंपोनेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, द वेक्टर कंपोनेंट। तो ऊपर बोला था, हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर कि कंपोनेंट जो है वो स्केलर और वेक्टर दोनों ही हो सकते हैं। ऊपर जो हमने निकाला है क्वेश्चन नंबर 1.33 में, वो स्केलर कंपोनेंट की वैल्यू है। अगर हमें वेक्टर कंपोनेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो जो स्केलर कंपोनेंट आ रहा है उसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सी डायरेक्शन? जिस डायरेक्शन के अलोंग निकालना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिया है हम लोगों ने, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी डायरेक्शन। तो हमने पहले निकाला कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए और फिर हमने बी की डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर हमने पहले निकाला ए बी। ए बी क्या है? ए बी है ये, और फिर हमने यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर दिया बी की डायरेक्शन से, यानी ए डॉट ए बी इंटू ए। तो क्वेश्चन नंबर 1.34 इट गिव्स द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग बी डायरेक्शन, बेसिकली इट इज वेक्टर कंपोनेंट। अब देखिए आगे, बोथ द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर नंबर 1.10। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम फॉर्म करके आपको बताया गया है कंपोनेंट की वैल्यू। तो ये है एक वेक्टर वेक्टर ए और ये है दूसरा वेक्टर वेक्टर बी, और आपको निकालना है वेक्टर ए का कंपोनेंट। तो आप क्या करेंगे, वेक्टर के एरो से, जो है दूसरा वाला वेक्टर है, वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है ना, तो वेक्टर ए के एरो हेड से आप एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे दूसरे वाले वेक्टर पे, और जो कॉमन पॉइंट है कॉमन टेल पॉइंट है वहां से, और ये जो परपेंडिकुलर है जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहां तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी डायरेक्शन। तो ये तरीका हो गया आपका स्केलर कंपोनेंट निकालने का। वेक्टर कंपोनेंट निकालना है अगर आप, तो देखिए तरीका तो वही है, लेकिन यहाँ पर हमने ये जो ए बी है इसको भी डायरेक्शन दे दिया है। देखिए जबकि यहाँ पर हमने ये जो डिस्टेंस है ए बी, इसको हमने डायरेक्शन नहीं दिया है, लेकिन हमने यहाँ पर उसको एक डायरेक्शन दे दी है, और वो डायरेक्शन कौन सी होगी? बी की डायरेक्शन, क्योंकि इसको बोल ही रहा है कि फाइंड आउट वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी डायरेक्शन। तो बी की डायरेक्शन होगी, तो फाइनल कंपोनेंट आएगा उसकी डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में होगी। तो अब आते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एग्जांपल 1.4, और इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इसके बीच में एंगल की वैल्यू निकालनी है आपको। आपके पास दो तरीके हैं, प्रोडक्ट यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट में आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, एक है वेक्टर प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट। तो पहला जो है इसको देखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करके थीटा की वैल्यू को निकाला गया है। तो आपको स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला मालूम है, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम लिखे हैं तो ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। पहले आप मॉड निकाल लीजिए वेक्टर का, ए डॉट बी निकाल लीजिए, फिर मॉड निकाल लीजिए। तो ए डॉट बी निकाला, तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, 3 का 0 के साथ करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स है उनका मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल। तो यहाँ पर x डायरेक्शन में कंपोनेंट है 3 और यहाँ पर x डायरेक्शन में कंपोनेंट है 0, मल्टीप्लाई करिए तो आ गया 0। यहाँ पर y डायरेक्शन में कंपोनेंट है 4, यहाँ पर y डायरेक्शन में कंपोनेंट है 2, मल्टीप्लाई करिए 4 × 2 तो 8 आ गया।
और यहाँ पर कंपोनेंट का डायरेक्शन, कंपोनेंट का वैल्यू एज अ डायरेक्शन में 1 और यहाँ पर कंपोनेंट की वैल्यू है -5, तो -5 इज इक्वल टू -5 आ गया, इट इज 8 - 5 इज इक्वल टू 12। ठीक, फिर मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड ए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला आपको याद होगा, √ax² + ay² + az²। करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स है उनके स्क्वायर को ऐड करके रूट निकाल लीजिए, तो आपको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। वेक्टर ए अगर निकालना है तो यहाँ पर उसका कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में 3, वाई डायरेक्शन में वेक्टर ए का कंपोनेंट है 4 और जेड डायरेक्शन में वेक्टर ए का कंपोनेंट है 1। इनको स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकाल लिया, इट इज √26। इसी तरीके से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड √bx² + by² + bz²। एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है वेक्टर बी का 0, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है वेक्टर बी का 2 और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है -5। स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकाल लिया, इट इज √29 और ये वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड की। अब फॉर्मूले में पुट कर दिया, cos थीटा AB = a.b / mod a × mod b और आंसर आ जाएगा 83.73 डिग्रीज। दूसरा तरीका आपके पास है क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपके पास है AB sin थीटा, लेकिन वो हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पर अभी। क्यों? क्योंकि AB sin थीटा के साथ an है, तो वो फॉर्मूले में थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ेगा हमें। उस फॉर्मूला a क्रॉस b = AB sin थीटा an फॉर्मूले में हमें खाली मैग्नीट्यूड को देखना है, डायरेक्शन को नहीं देखना है। तो हम यहाँ पर मॉड निकालेंगे a क्रॉस b का। अब a क्रॉस b निकालेंगे कैसे? यहाँ पर आपको एक a और b को डिफाइन किया है कंपोनेंट के फॉर्म में, तो हमारे पास डिटरमिनेंट फॉर्म है a क्रॉस b का। जो फॉर्मूला है ना, उसका एक डिटरमिनेंट फॉर्म भी था, उसको यूज करके, क्योंकि उसमें हम कंपोनेंट की वैल्यू को पुट करके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको यूज करके हम लोग यहाँ पर पहले निकालेंगे a क्रॉस b। और जब a क्रॉस b निकल के आ जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो वैल्यू आ जाएगी √745। अब वेक्टर a का मॉड और वेक्टर b का मॉड ऊपर निकाल ही चुके हैं, तो हम फॉर्मूला बना लेंगे खाली मैग्नीट्यूड का, sin थीटा AB = mod ऑफ a क्रॉस b / mod ऑफ a × mod ऑफ b। और यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो इट कम्स आउट 0.994 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इट इज 83.73 डिग्रीज। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले को यूज करके फिर थीटा निकालते हैं या फिर साइन थीटा वाले फॉर्मूले को यूज करके थीटा निकालते हैं, थीटा वही रहेगा, थीटे में कोई चेंज नहीं आएगा। आप चाहे कॉस से निकालिए चाहे साइन से निकालिए। तो इसी एग्जांपल के नीचे प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया हुआ है 1.4, जिसमें आपको वेक्टर की वैल्यूज दी हुई है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। और ध्यान रखना है यहाँ पर जो वेक्टर दिया हुआ है ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है और हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप दोनों ही तरीके से निकाल के देखिएगा कि क्या सेम आ रही है वैल्यू, cos थीटा से जो वैल्यू आ रही है क्या sin थीटा में भी वही वैल्यू आ रही है, और चेक कर लीजिएगा एक बार। आंसर लिखा हुआ है इसमें 120.6 डिग्रीज। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 1.5 आपको स्क्रीन में आपके दिख रहा होगा। और यहाँ पर 3 वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर p, वेक्टर q, वेक्टर r। वेक्टर p है उसकी वैल्यू है 2ax - az, वेक्टर q की वैल्यू है 2ax - ay + 2az, वेक्टर r की वैल्यू है 2ax - 3ay + az। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो दिया हुआ है 3 पार्ट है क्वेश्चन के अंदर। आपको फाइंड आउट करना है वेक्टर p + वेक्टर q क्रॉस वेक्टर p - वेक्टर q। फिर आपको फाइंड आउट करना है q डॉट r क्रॉस p। फिर आपको फाइंड आउट करना है p डॉट q क्रॉस r। तो देखते हैं एक एक करके इनको। और भी पार्ट है इस क्वेश्चन में। तो साइन थीटा निकालना है, यानी एंगल निकालना है आपको Q और R के बीच का। फिर आपको P क्रॉस Q क्रॉस R निकालना है।
फिर इसके बाद यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ क्यू आर निकालना है, द कंपोनेंट ऑफ पी अलॉन्ग पी क्यू निकालना। तो वन बाय वन करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर p क्रॉस क्यू, p प्लस क्यू इंटू, या हम बोल सकते हैं p प्लस क्यू क्रॉस p माइनस क्यू। तो आप चाहो तो जिस तरीके से आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे कर लीजिए। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसको यूज किया गया है, p का मल्टीप्लाई किया गया है, तो q का मल्टीप्लाई किया गया है, p क्रॉस p माइनस p क्रॉस q प्लस q क्रॉस p माइनस q क्रॉस q। फिर ये p क्रॉस p और q क्रॉस q ये 0 हो जाएगा, और हमें मालूम है p क्रॉस q और q क्रॉस p ये दोनों एक दूसरे से रिवर्स यानी माइनस होते हैं, माइनस के बराबर इक्वल होते हैं। तो q क्रॉस p, इस पूरे को हम लिख सकते हैं माइनस p क्रॉस q को q क्रॉस p, और ये q क्रॉस p यहाँ लिखा ही हुआ है, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स q क्रॉस p। फिर आप q और p का क्रॉस निकाल लीजिए और उसमें q का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि जैसा ये दिख रहा है वैसा ही करिए, p और q को ऐड करिए, p और q को सब्ट्रैक्ट करिए, दो वेक्टर मिल जाएंगे, दोनों को क्रॉस करिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो दोनों ही तरीके में से कोई भी तरीका यूज करेंगे आपको आंसर यही मिलेगा। आंसर आ रहा है इसका 2ax प्लस 12ay प्लस 4az। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है q डॉट r क्रॉस p, ध्यान रखिएगा। तो अब आप देखिए जरा, यहाँ पर आप ऐसे लिख रहे हैं या फिर ऐसे लिख रहे हैं, ये दोनों बराबर है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर q का r के साथ अगर आप डॉट करेंगे, q का r के साथ अगर आप डॉट समझ रहे हैं इसको, और हमें मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, यानी वैल्यू क्या देगा, स्केलर। तो q डॉट r क्या मिला, स्केलर, और स्केलर का क्रॉस नहीं होता है, तो p के साथ क्रॉस किसका करना है, स्केलर का, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो q डॉट r क्रॉस p का एक्चुअल मीनिंग ये है, q डॉट r क्रॉस p, ये ध्यान रखिएगा। जैसा ये दिख रहा है ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो नीचे दिया हुआ है, q डॉट r क्रॉस p। अब ये जैसा बना दिया गया है, अब ये जो दिख रहा है वैसे ही आपको ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है। पहले आप निकालिए r क्रॉस p, और r क्रॉस p से जो भी आए उसमें q के साथ डॉट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो या फिर आपने, हम लोगों ने ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से डिटरमिनेंट फॉर्म को यूज करके हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो भी आंसर वही आएगा जो ऊपर आ रहा है 14। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। देखिए ऊपर की जो वैल्यू आ रही थी 14, वो भी यहाँ पर भी आ रही है, इट इज 14। तो यहाँ पर इस पार्ट में आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो लाइन लिखी हुई है q डॉट r क्रॉस p मेक सेंस, ऐसा q डॉट r क्रॉस p, ऐसा r और p का एक साथ ऑपरेशन करेंगे फिर डॉट करेंगे, पहले डॉट करके फिर क्रॉस पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए पार्ट सी में क्या है, तो पार्ट सी में आपको p डॉट q क्रॉस r आपको निकालना था। तो q डॉट r क्रॉस p, ये जो वैल्यू है हमने आपको बताया था ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ऑर्डर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से देखिए तो q ये है p q r, यहाँ पर है ये p, फिर ये q r, तो ऑर्डर अभी भी यहाँ पर चेंज नहीं है। ऑर्डर अगर चेंज नहीं है तो वैल्यू का जो है वो भी चेंज नहीं होगी। तो ये पहले आ रही थी 14, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 14। तो ये आपको चेक कर लेना ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर जैसे ऊपर किया डिटरमिनेंट फॉर्म में वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमको उसके अंदर में ये ऑर्डर सेम है, और अगर ऑर्डर सेम है तो फिर हम इसको वैसे ही, मतलब इसको सॉल्व नहीं करना है, आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। फिर आपको निकालना है साइन थीटा q और r के बीच में। तो q और r के बीच में निकालना है तो आपको फॉर्मूला हमने बता दिया, क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है, और उस क्रॉस प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
तो mod of q क्रॉस r डिवाइडेड बाय mod of q into mod of r, वैल्यू पुट कर दीजिए, इट गिव्स 0.5976। फिर आखिरी जो पार्ट है वो है p क्रॉस q क्रॉस r। तो आप पहले q क्रॉस r निकालिए और फिर उसके साथ p कर दीजिए क्रॉस, आंसर आ जाएगा। या फिर P क्रॉस Q क्रॉस R का फॉर्मूला लिखा था Q इंटू पी डॉट आर माइनस आर इंटू पी डॉट क्यू। इसमें पहले P डॉट आर निकालिए, P डॉट क्यू निकालिए, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिए। तो आप चाहे P क्रॉस Q क्रॉस R ऐसे निकालिए, या फिर आप इस फॉर्मूले को निकाल करके सॉल्व करके जो है निकालिए। दोनों ही केस में आंसर जो है, देखिए यहाँ पर भी 2,3,4 और यहाँ पर भी 2,3,4 आ रहा है, आंसर सेम आएगा। और एक चीज और नोटिस करिए यहाँ पर कि पार्ट ई में जो आंसर आ रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ पैरेंथेसिस के अंदर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जो फाइनल आंसर आ रहा है वो वेक्टर में है, वेक्टर फॉर्म में है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था इसमें हमें क्या निकालना था, क्यू आर का यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ क्यू एंड आर। तो एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो Q और R के परपेंडिकुलर हो, तो Q क्रॉस R का फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग Q क्रॉस R इज इक्वल टू Q क्रॉस R डिवाइड बाय मॉड ऑफ Q क्रॉस R। तो Q और R को क्रॉस कर दीजिए, वैल्यू लिखिए और उसको उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और आखिरी जो पार्ट था इसका वो था कंपोनेंट ऑफ P अलोंग Q। तो जिसका कंपोनेंट निकालना है वो हमने आपको बताया था, यह जाएगा मॉड ऑफ टी cos थीटा ए क्यू, यानी आपको यहाँ पर वेक्टर कंपोनेंट निकाला है। तो वेक्टर कंपोनेंट निकाला है तो आपको फिर जो मैग्नीट्यूड आ रहा है p cos थीटा, उसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। और डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, q के अलाउंग, तो q की डायरेक्शन निकालिए और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो अभी तक आप चीजों को देख रहे हैं वो ये कि एक फॉर्मूला दिया गया है और उसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो अगर आपको फॉर्मूला कैसे समझ में आ रहा है, फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया है तो आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, फॉर्मूला याद करिए और क्वेश्चन में जो भी पूछा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसी के नीचे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज और दी गई है और ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज में भी वही सारी चीजें करी गई हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्ट हैं, तो उन दोनों पार्ट को कैलकुलेट करना है। तो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज जब हम आपको ये नोट्स दे देंगे तो ये सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको करके देख लेनी है कि ये आपसे हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो पा रही हैं तो आपको हमसे डिस्कस कर लेना है और सीखते हुए चलना है। तो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट टाइम पे इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो, और इसके बाद मेरे ख्याल से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर जो है आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो भी दिक्कत है, क्वेरीज हैं, वो आप डिस्कस कर लीजिएगा और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। आप लोग अपनी अटेंडेंस मैसेज बॉक्स में मैसेज कर दीजिए और लीव कर जाइए।